अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हम इस सीरीज़ में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद कुछ सालों बाद आ गया, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी रेमेडीज़ है जो हमें वो प्रोवाइड करता है, और हम इसको सेक्शन बाय सेक्शन इन डिटेल जानेंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में देखेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसी कौन सी खामियां थी जिनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमने स्पेसिफिक एक्ट को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले जो चीज़ें देखने वाली हैं वो ये हैं कि जो स्पेसिफिक एक्ट है, रिलीफ एक्ट है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था वो एक कंप्लीट कोड नहीं था। क्यों कंप्लीट कोड नहीं था? वो कॉमन लॉ के उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रायोरिटी है वो हमने देखी कि दी जाती है सिर्फ कंपनसेटरी रिलीफ को, बजाय इसके कि वो जो है वो मोर इक्विटेबल रेमेडीज़ जो है वो हमें बताई जाएं। तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज हैविंग अ बिग गैप, जिसको फिल कर दिया, आके सब्सटीट्यूट कर दिया हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने। हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि इक्विटी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, कंपनसेटरी रिलीफ इनफ क्यों नहीं था, और ये सारे क्वेश्चन हम साथ साथ जानेंगे। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें हम देखेंगे, और पार्ट 1 जो है वो हम इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कवर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और हम सेक्शन बाय सेक्शन भी जाएंगे। सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं, देन वी विल मेक अ होल सीरीज ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वीडियोस जो कि हम सारा कवर करेंगे। स्टे विद अस। अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, इसके बारे में इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि व्हाट दिस एक्ट इज ऑल अबाउट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो हमें वो रेमेडीज प्रोवाइड करता है जो ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अवेलेबल नहीं है, जैसा कि इंजंक्शन स्टे ग्रांट करना, इसके अलावा डिक्लेरेशन जिसको इस्तक़रार हक कहते हैं, इसके अलावा जो जायदाद की जो रिकवरी है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनकूला गैर मनकूला जायदाद की रिकवरी, उसकी बात की जाती है। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन की बात की जाती है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बेस्ट और सबसे जो इक्विटेबल फीचर है वो उसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो ये है कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ नॉट इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट बट एज ए डिस्क्रिशन। ये कोर्ट का एक डिस्क्रिशन है जो कि हम क्लेम कर सकते हैं। और कंट्रेरी टू दैट, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें जो कंपनसेशन है, उसमें जो उसके तहत जो रिलीफ है वो हम एज अ मैटर ऑफ राइट गेट कर सकते हैं। हमने जैसे देखा कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो अपना ओरिजिन जो है वो इक्विटी से ले रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इक्विटी क्या चीज़ है और वो कैसे हमारे सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हुई आहिस्ता आहिस्ता। तो हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, जो कि हमें हर लॉ की तरह, पाकिस्तान में आने वाले हर लॉ की तरह हमें फिर से जो है वो इंग्लैंड में जाना पड़ेगा, और हमें कॉमन लॉ और उसके डिफेक्ट्स को देखना पड़ेगा कि जिसने रूम दिया कि इक्विटी कोर्ट्स जो है वो एस्टैब्लिश हों और इक्विटी नाम के कोई प्रिंसिपल्स आएँ और वो उन कॉमन लॉ की खामियों को दूर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंग्लो सैक्सन जो इरा था, जो कि 1066 था, उससे पहले क्या होता था। तो उससे पहले दोस्तों कोई फार्मर लेजिस्लेचर मौजूद ही नहीं था, और एक जुडिशियल स्ट्रक्चर नहीं था, ना वैसा कोई एग्जेक्टिव का स्ट्रक्चर था। कंट्री जो है वो हंड्रेड्स में छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड था, और हर एक पीस जो है, हर एक यूनिट जो है, उसका जो हेड था ना, उसको हम रीव्स कहते थे। और रीव्स जो है वो फैसला करते थे, रीव्स जो है वो डिसाइड करते थे आउटकम लोगों के लिए, उनको जो है वो रेमेडीज प्रोवाइड करते थे। और इसके अलावा एक विटन्स की असम्बली होती थी, जो कि असम्बली ऑफ नोबल्स जिसे कहा जाता है। वो असम्बली ऑफ नोबल्स जो है वो ये डिसाइड करती थी कि किस तरह जो है वो लॉ को इनकॉर्पोरेट किया जाए और बादशाह किस तरह फैसला करेगा, जो कि रीव्स होते थे। ठीक है, तो हम ये एक एरा था जो कि प्री फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर इरा जिसे मैं कहूँगा,
उसके बाद 1066 के बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, जिसमें उसने किंग हैरल्ड को जो है वो शिकस्त दी। उसके बाद जो है वो हमें थोड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है, जिसमें कॉमन लॉ ने फॉर्मली डेवलप करना शुरू किया। अब इसमें भी हमने देखा जाए तो कॉमन लॉ में 2-3 तरह के रिलीफ थे। एक तो प्यूनिटिव किस्म का रिलीफ था, प्यूनिटिव यानी पनिशमेंट का ऐसा रिलीफ जिसमें पनिश किया जाए, और दूसरा ऐसा एग्जाम्पलरी रिलीफ था। एग्जाम्पलरी रिलीफ वो रिलीफ होता है जिसमें ऐसा रिलीफ के जिसके साथ एक एग्जाम्पल सेट की जाती है कि ये जो रिलीफ दिया गया है इससे जो है वो पब्लिक जो है वो एक अपने आप को इन एट होम जो है वो फील करे। सेकेंडली थर्ड रिलीफ जो था, जो कि सबसे फेमस था कॉमन लॉ का एपिटमी थी, वो थी कंपनसेशन। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने किसी का प्रॉपर्टी में के साथ कोई मसला हुआ है तो उसको कंपनसेशन दे दी जाए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई है तो कंपनसेशन दे दी जाए। लेकिन ये कंपनसेशन इनफ नहीं थी। क्यों इनफ नहीं थी? इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जिस तरह के अब आपका मेरे साथ एक मुआहिदा हुआ जिसमें आपने ये डिसाइड किया कि मैं आपसे जो है वो ज़मीन खरीदूंगा 10 लाख के इवज 1 एकड़ ज़मीन। ठीक है, ये मेरा आपसे मुआहिदा हो गया। लेकिन होता क्या है कि किसी कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से वो ज़मीन जो है उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेट्स से उसकी ज़मीन डबल हो जाती है। तो जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो आप मुझे ये कहते हैं कि साद मैं आपको ज़मीन नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचोगे? क्योंकि अब कीमत उसकी बढ़ चुकी है। आप जो है उस लालच में आ चुके हैं कि आप उसको 20 लाख की एवज बेचेंगे, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ चुकी है, उसकी कीमत डबल हो चुकी है। तो आप मुझे क्यों बेचेंगे? तो मैं अगर कोर्ट के पास जाता हूं तो एज पर दैट पार्ट ऑफ कॉमन लॉ, तब कॉमन लॉ के पास सिर्फ ये रिलीफ था कि वो मुझे बेस्ट जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड कर देते उस कॉन्ट्रैक्ट की, और वो ये थी कि मुझे 10 लाख रुपए जो है वो आपसे वापस ले देते। तो क्या ये इनफ रिलीफ था? मैंने तो वो अपॉर्चुनिटी, वो टाइम पे आपके साथ माहिदा किया था ताकि मैं वो ज़मीन 10 लाख के इवज हासिल कर लूँ। लेकिन वो क्योंकि आपने मुझे सेल नहीं की, उस कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ गई, तो अब जो 10 लाख के इवज जो ज़मीन थी वो आपने मुझे नहीं दी। तो क्या ये मेरे लिए एक एडिक्वेट रिलीफ है? बिल्कुल भी नहीं। सो इन खामियों को जो है वो दूर करने के लिए हमने देखा कि कॉमन लॉ जो है वो कासर था, और फिर जो है वो लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया किंग को। लोगों ने क्राउन, जो कि फाउंटेन ऑफ जस्टिस समझा जाता था, उनको अप्रोच करना शुरू कर दिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। और जब उनको ऐसी मुश्किलात पेश आई कि जो कि कॉमन लॉ जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, हार्ड था, एक ही रूल को जो है वो लगा रहा था हर एक केस के ऊपर, तो किंग के पास जो है वो लोगों ने अप्रोच किया और उनसे जो है वो अपनी रेमेडीज मांगी, और किंग ने उन बिहाफ पे जो पीपल्स थे वो कॉमन लॉ कोर्ट्स को बाईपास करते हुए रिलीफ दिया। तो जब किंग ने कॉमन लॉ कोर्ट्स को बाईपास करते हुए रिलीफ दिया तो किंग के पास लोगों का बहुत ज़्यादा फ्लक्स आ गया, और बहुत सारे लोग किंग से रेमेडी लेने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो गए। तो किंग ने ये पावर डेलीगेट कर दी लॉर्ड चांसलर को। लॉर्ड चांसलर जो था वो उसका सबसे करीब मिनिस्टर था, जो कि सेम उसको ड्यूटीज डेलीगेट कर दी जो कि वंस किंग करता था। किंग ने उनको डेलीगेट कर दिया उन पावर को। तो जब किंग ने वो पावर्स डेलीगेट कर दी लॉर्ड चांसलर को, तो चांसरी कोर्ट और चांसरी ब्रांच वजूद में आई, जो कि लोगों की केस सुनती थी, और इक्विटेबल ग्राउंड, कॉन्शियस ग्राउंड, और ऐसे ग्राउंड जो नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड होते थे, और ऐसे ग्राउंड जो कि एज पर द सर्कमस्टांसिस जो उनको सेट लगती थी रेमेडी, वो प्रोवाइड करते थे, रेदर देन कि वो स्ट्रिक्टली जो है वो कॉमन लॉ की रेमेडीज के ऊपर अपने आप को प्लेस करते। सो इससे जो है वो कोर्ट ऑफ चांसरी जो है उसका वजूद में आया, और लेटर ऑन यही जाके कोर्ट ऑफ इक्विटी कहलाई, और इसने जो है वो मैगजीन्स जो हैं इक्विटी के, उनकी बुनियाद रखी और उनको फ्लरिश किया, और जूरिस्प्रूडेंस को आगे फर्दर इन्हांस किया। तो ये इसके बारे में देखेंगे कि लॉर्ड चांसलर जो था, इसके बारे में जो है वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि जो लॉर्ड चांसलर था वो एक एंशियंट ऑफिस था, और जो कि स्टेट का ऑफिस था, जो कि किंग्स के बिहाफ पे किंग की कॉन्शियस समझा जाता था, और वो 13th सेंचुरी से लेकर हमारे पास 18th सेंचुरी तक ऑल द वे जो है वो वर्क करता रहा। अच्छा, तो जो कॉमन लॉ के जो डिफेक्ट्स थे उनको जो है वो हम अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड केस में भी जो है वो इसको हाईलाइट किया गया है कि कॉमन लॉ एबल नहीं था
कि वो रेमेडीज को अच्छे से जो है वो एड्रेस कर सकता। सो इससे जो है वो अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड केस में ये कहा गया कि द कॉज वाई देयर इज अ चांसरी इज फॉर द मेंस एक्शंस आर सो डाइवर्स, यानी कि जो इंसानों के एक्शंस हैं वो इतने ज्यादा डाइवर्स और इनफाइनाइट हो चुके हैं कि इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि जो है वो एक ऐसा एक्ट बनाया जाए कि वो एप्टली मीट करे कि वो जस्टिस जो है उसके ऊपर पूरा उतरे। सो इसलिए जो है वो सिस्टम को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कॉमन लॉ की तरह रिजिड नहीं होना चाहिए। ये अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड केस में जो है वो ये एड्रेस किया गया। सो जो चांसलर था वो रिलीफ देता था, किंग्स की जो है वो अथॉरिटी ने उसे एम्पावर कर रखा था, उस बिहाफ पे वो किंग के जो है वो यूज करके पावर को उसको यूज करके वो लोगों को जो है इक्विटेबल ग्राउंड्स के ऊपर फैसला करता था, ठीक है। और ये ट्रेडिशन जो है वो नियरली 20th सेंचुरी तक चलता रहा। और उसके बाद जब जुडिकेचर एक्ट आ गए और फिर जो है वो कोर्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कॉमन लॉ कोर्ट्स के साथ मर्ज होकर उन्होंने एक नया जुडिशियल हायरार्की का सिस्टम दे दिया इंग्लैंड में फॉर्मली। सो उससे पहले तक ये दोनों कोर्ट्स अलग अलग काम करती रही और इनके दरमियान आपस में जो है वो कुछ जो है वो इख्तलाफात भी रहे और कुछ जगहों पे जो है वो इख्तलाफात हुए भी थे। और उसके बाद जेम्स वन ने जो है वो फ्रांसिस बैकन को जो है वो लॉर्ड चांसलर जब मुंतखब किया तो उन्होंने स्पेशल डिक्री दी कि कोर्ट चांसरी कोर्स जो है वो कंटिन्यू करेगी कि वो देते रहें लोगों को रिलीफ ऑन इक्विटेबल ग्राउंड्स और गुड कॉन्शियसनेस के बिहाफ पे रिलीफ लोगों को प्रोवाइड करते रहें, जो कि नेसेसरी था उस वक्त के लिए, क्योंकि कॉमन लॉ बिल्कुल भी उतना सफिशेंट नहीं था इन टर्म ऑफ रेमेडीज। सो हमने देखा कि ये प्रॉब्लम्स जो थे इनको एड्रेस करने के लिए हमारे पास कॉमन लॉ जो है वो काफ़ी नहीं था। सो देयरफॉर इक्विटी जो है उसने जंप किया, देयरफॉर चांसरी कोर्ट्स ने जंप किया जो कि मच मोर रेमेडीज रखती थी। तो इसी तरह इसको सेम एग्जांपल ले लें कि जिस तरह हमारे पास इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो प्योरली बेस्ड ऑन कॉमन लॉ, जो उस वक्त का कॉमन लॉ था उसके ऊपर बेस्ड है और वो सिर्फ यही रेमेडी प्रोवाइड करता है जो कि कंपनसेशन की है। सो फॉर फर्दर हमें जो है वो रेमेडीज लेने के लिए किसी ऐसे एक्ट की ज़रूरत थी जो कि हमें और रेमेडीज प्रोवाइड करता, ठीक है, क्योंकि अब इक्विटी कोर्ट्स तो नहीं है तो इन्हीं कोर्ट्स ने जो है वो जस्टिस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें रेमेडीज प्रोवाइड करनी है। सो ऐसी स्ट्रिक्ट रेमेडी नहीं होनी चाहिए बल्कि सरकमस्टांसिस के हिसाब से हर एक केस को देखते, नोयत देखते हुए, पार्टीज की पोजीशन देखते हुए कोई इक्विटेबल ग्राउंड पे फैसला करना है। सो उसके लिए कोई ऐसी रेमेडी मौजूद होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम कंपनसेशन। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो कंपनसेशन है वो हर वक्त एडिक्वेट रिलीफ नहीं हो सकता। सो उसके लिए जो हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो लाया गया 1877 में, जो थोड़ी देर बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सो इसने बहुत सारी जो खामियां दूर की। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कंट्राडिक्ट करता है, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की खामियां दूर करने के लिए आया गया लॉ है, ऐसा एक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सब्सटीट्यूट करता है। और इसमें जितनी भी रेमेडीज दी गई हैं वो सब डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि कोर्ट चाहे तो उनके ऊपर जो है वो फैसला करे, चाहे तो ना करे। इन रेमेडीज को हम एज अ मैटर ऑफ राइट तो नहीं ले सकते, लेकिन एज अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट हम इनके ऊपर जो है वो फाइल कर सकते हैं सूट। सो यंग लॉयर्स की जो है वो ज़्यादातर प्रैक्टिस जो है वो इन्हीं से शुरू होती है, इन्हीं रिलीफ्स के ऊपर शुरू होती है, जैसे डिक्लेरेशन का दावा हो गया, दावा इस्तकरार हक, इसके अलावा हुक्म इम्तनाही का हो गया यानी इंजंक्शंस का हो गया। सो यंग लॉयर्स जो है उनकी ज़्यादातर प्रैक्टिस यहीं से स्टार्ट होती है, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ईजी टॉपिक है, कोई इतना खास मुश्किल नहीं है। आगे जाके हम सेक्शन बाय सेक्शन इन सारे एक्ट को जब कवर करेंगे तो हम इनको डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें कौन कौन से रिलीफ्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड किए गए हैं। और फिर हम जो है वो पार्ट 1 भी देखेंगे इसी वीडियो में एक्ट का, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में हम पूरी सीरीज बनाएंगे जिसमें हम पूरे एक्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम थोरोली सभी रिलीफ्स को देखेंगे। तो सबसे पहला रिलीफ जो कि हमें इस SRA में मिलता है वो ये है कि इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है वो रिकवर करने का, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो है इस तरह है कि जैसे कि अगर किसी पर्सन ने आपको इलीगली डिस्पोजेस कर दिया है और आप क्लेमेंट को कोर्ट का जो है वो कोर्ट जो है वो क्लेमेंट को जो है वो उसकी ज़मीन या इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों हो सकती हैं वो रिकवर करके देगी। ये पहले जो है वो हमें रिलीफ जो है वो SRA में देखने को मिलता है, जो कि सेक्शन 8 से सेक्शन 11 तक हम देखेंगे। और उसके अलावा नेक्स्ट आता है बाय ऑर्डरिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस।
यानी कि जिस तरह मैंने एग्जांपल दी पहले, जो कि आपने मेरे से जो है वो मुआहदा किया था 1 एकड़ ज़मीन का 10 लाख के इवज़, और बाद में उस ज़मीन की कमर्शियल वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गई और आप उसे 20 लाख में जो है वो बेचना चाहते हैं और आप मुझे नहीं दे रहे, तो उस सूरत में जो है वो कंपनसेशन इनफ नहीं होगी। तो कोर्ट के पास जो रिलीफ है अब, जो कि SRA के तख्त है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट ही है ये रिलीफ, और वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। यानी कि कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि आप स्पेसिफिकली जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था आपने 10 लाख की इवज़, उसको परफॉर्म करें। सो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 से 13 तक। ये काफ़ी ज़्यादा सेक्शन जो है वो आपने देखा होगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, तो ये एक थोरो टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो 31 से 34 के अंदर डिस्कस किए गए हैं। यानी कि हम जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट कहते हैं लीगल लैंग्वेज में एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि लीगल डॉक्यूमेंट जो कि साइन करता है और लीगल एविडेंशियरी वैल्यू रखता है, उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और जो इन अदर सेंस हम इसको जो है वो राइट्स की सेंस में कहें तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोई राइट क्रिएट करता है या कोई राइट जो है वो निगेट करता है किसी का, उसको हम क्या कहते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है कि इंस्ट्रूमेंट की दुरुस्तगी के लिए, यानी कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आ गया है, इंस्ट्रूमेंट में कोई मिस्टेक आ गई है, उसको हमने रेक्टिफाई करना है, तो उसके लिए जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है इसका रिलीफ हमारे पास मौजूद है SRA में। इसको पढ़ेंगे हम 31 से 34 तक। देन कम्स द रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी ऐसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से आ चुका है, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है जिसको हम जो है वो कंप्लीटली जो है वो कैंसिल करना चाहते हैं और पार्टी को ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी हमें प्रोवाइड की गई है 35 से 38 तक, जो कि हम इसको देखेंगे। देन कम्स द कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर देना। जैसे कि अगर मैंने किसी के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी साइन की है, तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी में अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी इनफाइनाइट मुद्दत के लिए रखूं, तो मुझे कभी उसको कैंसिल करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे जो है वो एक कि उसका मिसयूज ना हो, एक प्रोसीजर पॉइंट जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, और फॉर्मली जो है वो कोर्ट में जो है वो अपना मैटर लेके जाना पड़ेगा और उसकी जो है वो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट करवानी पड़ेगी। तो ये हम डिस्कस करेंगे 39 से 41 तक। और फिर आता है डेक्लरेशन, यानी कि कोर्ट से डिक्लेयर करवाना। तो कुछ जो है वो एग्जीक्यूटरी डिग्रीज होती हैं और कुछ होती हैं डेक्लरेटरी डिग्री। एक एग्जीक्यूटरी डिग्री होती है जिसमें हम कोई कोर्ट से एग्जीक्यूशन करवा रहे होते हैं किसी मामले के ऊपर, जैसे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी रिकवर करवा रहा हूं। लेकिन ये डेक्लरेटरी डिग्री कैसी है, जिसमें सिर्फ कोर्ट ये डिक्लेयर करेगी कि फलां बंदा जो है वो ये राइट रखता है, फलां बंदा जो है वो इस राइट और इस इंटरेस्ट का हामिल है। तो इसके लिए जो है वो डेक्लरेशन जो है उसकी डिग्री जो है वो मिलती है। तो इसके डेक्लरेशन का रिलीफ जो है वो सेक्शन 42 से 43 तक 2 सेक्शंस में बयान किया गया, तो इसको भी हम देखेंगे इसी SRA में। सो नेक्स्ट रिलीफ जो हमारे पास है वो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है, जो कि सेक्शन 44 में एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि अगर आप किसी के किराएदार हैं और डिस्प्यूट है कि आया कि जो उस मकान का जो रियल मालिक है वो कौन है, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो एक रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, जो कि जब तक कि डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता तो उस बिहाफ पे वो रिसीवर जो है वो रेंट वसूल करता जाए। तो इसको हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 44 में, इसको थोरली हम देखेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो 52 से 57 तक सेक्शंस हैं वो डील करते हैं इंजंक्शन से, यानी हुक्म इम्तनाही से, जिसमें 2 तरह के इंजंक्शंस होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। इनको हम थोरली डिस्कस करेंगे, यानी कि कोर्ट में इसमें किसी काम को करने का या किसी काम को ना करने का जो है वो हुक्म देती है, और इसको देखेंगे। और ये हमारे टाइप्स ऑफ रिलीफ हैं। सो अब मूव करते हैं। हमने ओवरव्यू देख लिया, हमने हिस्ट्री देख ली, हमने समझ लिया। होपफुली अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं हमसे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसका हम आंसर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम जो है वो नेक्स्ट थोरली एक्ट्स को एक्सप्लेन करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।